नमस्कार। आज हम आप लोगों को संसद के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संसद के गठन के संबंध में बताया था कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा में कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा स्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है। इस संबंध में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आज हम आप लोगों को संसद के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं संसद के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोटेम स्पीकर। देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्यों जाना जाता है? इसलिए कि जब लोकसभा का आम चुनाव होता है, लोकसभा का पहला जब चुनाव होता है, आम निर्वाचन होता है, तो जो सदस्य विजयी हुए होते हैं, जिन सदस्यों की जीत होती है, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं, वे सदस्य लोकसभा में पहुंचते हैं। तो जब वो लोकसभा में पहुंचते हैं तो जो पहला दिन होता है, तो पहले दिन उनको लोकसभा की सदस्यता का शपथ दिलवाया जाता है। तो लोकसभा की जो सदस्यता का शपथ जो दिलवाता है वो प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि यह पहले दिन की जो कार्रवाई होती है, यानी कि पहला बैठक हम कह सकते हैं, तो पहले बैठक में यानी कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा होता है उनके सदस्यों को शपथ दिलवाता है। इसी के साथ साथ जब तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई होती है तब तक ये अस्थायी तौर पर जो है लोकसभा को संचालित भी करता है। लेकिन इसका सबसे मुख्य काम जो होता है ये होता है सदस्यों को शपथ दिलाना है। यानी कि पहली बैठक जो होती है, नवनिर्वाचित सांसद लोकसभा में पहुंचते हैं। ये पहला पदाधिकारी हुआ। अब उसके बाद हम आ जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। देखिए, जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है उस दिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। बस उतने ही दिनों तक रहता है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अगर हम कहें तो इनका निर्वाचन होता है। अब इनका निर्वाचन जो होता है ये कौन कौन करता है? तो सबसे पहली बात आ जाती है, इसमें लोकसभा के सभी सदस्य, इनका जो निर्वाचन होता है और लोकसभा के सभी सदस्य। अब निर्वाचन की तारीख को कौन तय करता है? तो निर्वाचन की तारीख को जो तय करता है वो राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति तय करता है। निर्वाचन की जिम्मेदारी किसके पास होती है? मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का जब निर्वाचन होता है तो उसके निर्वाचन का मेन व्यक्ति, जिम्मेदारी किसके पास होती है? निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी कौन व्यक्ति उठाता है? तो प्रोटेम स्पीकर ही होता है। निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी जो होता है वो
प्रोटेम स्पीकर के पास होता है, प्रोटेम स्पीकर के पास होता है। निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्यों में मैंने इसके पहले बताया, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में। लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो सामान्य बहुमत से होता है, या हम कह सकते हैं साधारण बहुमत से होता है। मतलब आधे से अधिक सदस्य, उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों ने अगर वोटिंग कर दिया किसी भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो व्यक्ति खड़ा है, तो वो विजयी हो जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है वो सामान्य बहुमत से होता है, या हम कह सकते हैं साधारण बहुमत से, अर्थात 50% प्लस। मतलब उपस्थित सदस्यों के 50% से अधिक लोगों ने उस व्यक्ति को जो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़ा है, वैसे तो कई लोग हो सकते हैं, तो जिस व्यक्ति को 50% प्लस वोट मिल जाता है वही लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है। हमारे यहाँ जो परंपरा रही है वो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो है विशेष रूप से जिनकी सरकार बनती है, जिनका बहुमत होता है, उसी के लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया किसी व्यक्ति को और वह किसी पार्टी का तो सदस्य रहेगा ही, किसी राजनीतिक दल का सदस्य होगा ही, तो क्या उसे जिस राजनीतिक दल का वह लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है, क्या उसको अपने पद से त्याग देना पड़ेगा, राजनीतिक पद से, उस पार्टी से? तो ऐसा नहीं होता है। अब शपथ की बात आई तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो शपथ होता है वो पहले से ही लोकसभा सदस्य के रूप में ले चुका होता है। अतः हम ऐसे कह सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह सदस्यों के रूप में ग्रहण करता है। जैसे लोकसभा के आम लोग, लोकसभा के जो सदस्य हैं, जिस हिसाब से वो शपथ ग्रहण करते हैं, बस उसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष भी शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करता है। अब इसके वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। इसका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है, अर्थात ऐसे भी हम कह सकते हैं भारत की संचित निधि पर भारित होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि लोकसभा के जितने भी या राज्यसभा के जितने भी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि संसद के जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनका जो वेतन निर्धारित किया जाता है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं लोकसभा के जिनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है, तो उसमें से लोकसभा अध्यक्ष भी होता है जिसको संचित निधि से वेतन दिया जाता है। प्रधानमंत्री को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है, मंत्रियों को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति, इनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है, उपसभापति को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तमाम ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो इतना ज़रूर है कि जो संसद सदस्य होते हैं या संसद के जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन का निर्धारण जो है वो संसद ही करता है। तो यहाँ पर एक बात और हम बता दें, इसके पहले हमने आप लोगों को प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताया था कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है तो वो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाता है। तो ये तो हो गया लोकसभा। तो क्या अगर हम राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो क्या
विधानसभाओं में भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। हाँ, नियुक्ति की जाती है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा अस्थाई अस्थाई सदन होता है, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा भी अस्थाई सदन होता है। एक साथ कार्यकाल समाप्त होता है और एक साथ व्यक्ति सदन में आते हैं। इसीलिए जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जो सभी सदस्यों को शपथ दिलवाता है। तो जिस तरह से लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी तरह से विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति स्वाभाविक है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो अभी इसके बाद मैंने आपको बताया था लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, इसके बारे में बता दिया कि निर्वाचन कौन करता है। निर्वाचन लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तारीख जो होती है वो राष्ट्रपति तय करता है। निर्वाचन की जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर को दे दी जाती है। निर्वाचन में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं और इनका जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का वो साधारण बहुमत से होता है। मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं और उन सदस्यों में से 50% से अधिक वोटिंग कर दी गई, किसी सदस्य को दे दिया गया, तो वो विजयी हो जाता है और लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है। अब इनके कार्यकाल की बात करें तो अमूमन इनका जो कार्यकाल होता है लोकसभा अध्यक्ष का वो 5 वर्ष होता है। और वेतन और भत्ते की बात करें तो इनका वेतन और भत्ता जो होता है, पहली बात यह है कि संचित निधि से दिया जाता है और वेतन भत्ता वर्तमान में इनका वेतन जो है, जिस तरीके से राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब उपराष्ट्रपति का वेतन भी उसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष का भी वेतन 4 दिन, इनकी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का वेतन समान होता है। और हाँ, अभी कार्यकाल के बारे में हम बता रहे थे, तो जो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष होता है, लेकिन इसके पहले भी वह इस्तीफा दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो होता है अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसको ये स्वतः हट भी सकता है अपना इस्तीफा दे करके, जो उपसभापति होता है, और इसको लोकसभा से हटाया भी जा सकता है। तो जिस रीति से लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था, उसी रीत के हिसाब से, उसी रीत से जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। मतलब सामान्य बहुमत से निर्वाचित किया गया था और सामान्य बहुमत से ही उसे हटाया जाता है। मतलब आधे से अधिक सदस्य अगर उसके खिलाफ वोट दे देते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को सदन से हटा दिया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल एवं शक्तियाँ। इसमें देखिए क्वेश्चन हमें मिला है कि कौन सा पद प्राप्त करने के लिए शुरू से ही उसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। मतलब कौन सा पद प्राप्त करने के लिए, कौन सा पद प्राप्त करने के लिए शुरू से ही उसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राज्यसभा सभापति, तीसरा है केंद्रीय मंत्री और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके लिए जरूरी होता है कि वह सदन का सदस्य हो। ऐसा नहीं है कि वह सदन का सदस्य नहीं है तो किसी व्यक्ति को सदन का अध्यक्ष बना दिया जाए, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए, उसके बाद फिर 6 महीने के अंदर जो है
निर्वाचन करा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष जो बनता है तो सबसे अनिवार्य ये होता है कि उसको लोकसभा की सदस्यता होनी चाहिए। उसके लिए कि प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। जो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये तमाम फॉर्मेलिटी कोई व्यक्ति अगर पूरा करता है, वह चुनाव लड़े या ना लड़े, फिर भी उस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाता है या मंत्री बना दिया जाता है, और वह 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ करके पुनः अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष के बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना बहुत ही जरूरी हो। आगे देखते हैं लोकसभा की जो शक्तियां हैं, लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं या कार्य हैं। अगला है लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण स्थापित करता है, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोकसभा का सचिवालय होता है उसका ये अध्यक्ष होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। उसका प्रधान होता है। पूरा नियंत्रण जो होता है लोकसभा अध्यक्ष का होता है लोकसभा सचिवालय पर। अगला कार्य या शक्ति क्या है लोकसभा अध्यक्ष के पास? अध्यक्ष ही सभी संसदीय समितियों के सभापति नामित करता है। जितने भी संसदीय समितियों का गठन किया जाता है उन सभी के सभापतियों को जो नामित करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य परियोजनों संबंधी समिति और नियम समिति का सभापति एवं स्वयं अध्यक्ष होता है। तो कुछ समितियां भी ऐसी होती हैं, उन समितियों का सभापति और स्वयं ये होता है, अध्यक्ष स्वयं होता है। और वो समितियां होती हैं कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य परियोजनों संबंधी समिति और नियम समिति। इसका स्वयं सभापति एवं अध्यक्ष होता है। और इसी के साथ साथ अध्यक्ष ही सभी संसदीय समितियों के सभापतियों को नामित करता है। इसके साथ साथ यह संसद में जो विधेयक लाए जाते हैं उन सभी विधेयकों को प्रमाणित करता है। मतलब कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है और कौन सा सामान्य विधेयक है। तो सभी विधेयकों को ये प्रमाणित करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, विशेष करके संयुक्त बैठक जो अगर कोई कानून लोकसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में वह कानून पारित नहीं हो पाया और उस कानून को पारित करवाना है तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति उस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो वो सामान्य बहुमत से पारित होता है, तो उसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई कानून लोकसभा में बनने के लिए आया विशेष बहुमत से और वो लोकसभा में पारित हो गया, इसके बाद वह कानून जो है राज्यसभा में बनने के लिए जाता है। अगर राज्यसभा उस कानून पर सहमति नहीं जताती है, मतलब 6 महीने तक अपने पास उस विधेयक को रोके रखती है, तो ये निश्चित है कि उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सम्मिलित सदस्य होते हैं और उससे जब कानून बनता है तो वो साधारण बहुमत से बनेगा।
विशेष बहुमत से नहीं बनेगा। तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और दल बदल के आधार पर लोकसभा सदस्यों की अयोग्यता को अयोग्य घोषित करता है। यदि कोई व्यक्ति दल बदल कर लेता है, मतलब किसी दल में था वो, देखिए वो जो सदन में रहेगा उसी को ही दल बदल के आधार पर सदन की सदस्यता भंग करता है लोकसभा अध्यक्ष। जैसे कोई व्यक्ति किसी दल का है, किसी पार्टी का है, और वो पता चला कि उस पार्टी से वो जीत गया है और जाकर के किसी दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, तो इस आधार पर वह दल बदल के रूप में जाना जाता है। तो उसको अयोग्य घोषित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुपस्थिति के आधार पर लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये भी अथॉरिटी है कि अगर कोई सदस्य लोकसभा में 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना लोकसभा अध्यक्ष को बताए, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसकी सदस्यता को भंग कर देता है, उसकी सदस्यता को समाप्त कर देता है। अगर वह लगातार 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है और लोकसभा अध्यक्ष को सूचित नहीं करता है। तो इस आधार पर, मतलब 2 आधार हो गए, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है 2 आधारों पर जो है वो सदस्यों को सदन से अयोग्य घोषित करता है या उनकी सदस्यता समाप्त करता है। एक है दल बदल के आधार पर जो सदस्य होते हैं, और दूसरा अनुपस्थिति के आधार पर जो सदस्य होते हैं। और इसमें ये 2 ही होता है, 2 लोगों को ये करता है 2 आधार पर। और जो करप्शन या भ्रष्टाचार के आधार पर कोई व्यक्ति अगर इलेक्शन जीत करके लोकसभा में आ गया, तो सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर राष्ट्रपति उसकी सदस्यता को समाप्त कर देता है। तो अगर निर्वाचन के आधार पर अगर वह व्यक्ति आता है और बाद में जांच पड़ताल के बाद ये पता चलता है कि इस सदस्य ने किसी प्रकार की चीटिंग करके या जो निर्वाचन आयोग का मानक है उस हिसाब से इस सदस्य जीता नहीं है इलेक्शन में, तो उस आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय प्रमाणित कर देगा, तो राष्ट्रपति जो है वो उसे सदन से निष्कासित करता है। तो सिर्फ 2 आधार पर लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों को सदन से बाहर कर सकता है, उन्हें निष्कासित कर सकता है, उनकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। तो 2 आधार जो होते हैं, एक दल बदल के आधार पर और दूसरा अनुपस्थिति के आधार पर। और अगर निर्वाचन की हम बात करें तो निर्वाचन के आधार पर अगर उसने धांधली से या किसी प्रकार से जो नियम के विरुद्ध है उस आधार पर अगर वह निर्वाचित होता है, सदन में पहुंचता है, तो उस आधार पर जो अयोग्य घोषित किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम या चार्टर के अंतर्गत पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे? मतलब कौन सा ऐसा चार्टर भारत में आया था या अधिनियम आया था जिसके द्वारा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था? तो अधिनियम जो था वो ये भारत शासन अधिनियम 1919, जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था और लागू हुआ था 1921 में। ये लागू 1921 में। तो इसी में जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में
जो अध्यक्ष बनाया गया था ये थे सर फ्रेडरिक व्हाइट। अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट, इन्हें सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था जब ये प्रावधान आया था भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, और ये लागू हुआ था 1921 में भारत शासन अधिनियम। और इसमें सबसे पहले जो है लोकसभा पद का सृजन किया गया, और जो पहले जो व्यक्ति बनाए गए थे लोकसभा अध्यक्ष उनका नाम था सर फ्रेडरिक व्हाइट। ये 1921 से लेकर के 1925 तक थे। 1921 से 1925 तक ये बने रहे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आज़ादी के पहले जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था तब किसे लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था, तथा आज़ादी के बाद किसे लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 1946 में हमारे संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो दो आधार थे, उसके दो काम हो रहा था। एक तो जब कानून बनता था यानी कि संविधान का निर्माण किया जाता था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है क्या नाम है इसका अध्यक्ष बना दिया जाता था, संविधान सभा का अध्यक्ष। वैसे संविधान सभा का अध्यक्ष जो बनाया गया था स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। लेकिन जब शासन प्रशासन चलता था, जब कार्रवाई चलती थी, जब सदन चलता था, तो सदन का अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बना दिया जाता था। तो 24/1/1946 अगर हम बात करें जीवी मावलंकर के बारे में, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था, लोकसभा अध्यक्ष आज़ादी के पहले 24/1/1946, 24/1/1946 से लेकर के ये विशेष रूप से 14/8/1947 तक थे। ये से 14/8/1946 तक ये थे, 47 तक थे ये। इसके बाद दूसरी बार इन्हें जो बनाया गया 15/5, ये तो पहली बार हुआ, और दूसरी बार इन्हें जो बनाया गया वो 15/5/1952, 15/5/1952 से लेकर के ये विशेष रूप से 24/2/1956 तक थे। 24/2/1956 तक ये बने रहे। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आज़ादी के पहले जब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था तब किसे लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय मतलब कौन थे लोकसभा अध्यक्ष, तथा आज़ादी के बाद किसे लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो जीवी मावलंकर है, जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर, इनको 24/1/1946 को बनाया गया था, और 24/1/1946 से लेकर के 14/8/1947 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। उसके बाद 15/5/1952 से लेकर के 24/2/1956 तक ये क्या नाम है लोकसभा अध्यक्ष बने रहे। और अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर कमेंट करके बताइए। संसद के अगले पदाधिकारी की बात कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बाद जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है।
तो लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ये है कि लोकसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए, निर्वाचित होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, उसी तरह से लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अगर लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो उसका लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का होना जरूरी होता है। और निर्वाचन की अगर हम बात करें, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से होता है। तो जैसे लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, उसी तरह से लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन होता है, अर्थात लोकसभा में उपस्थित सभी सदस्यों के 50% प्लस होनी चाहिए, यानी कि सभी सदस्यों के 50% सामान्य बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत 50% होना चाहिए। जैसे लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। पदत्याग की अगर बात करें तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे, या तो उसे सदन के द्वारा हटाया जाए तो होता है। तो लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से, बस जैसे लोकसभा अध्यक्ष को हटाया गया था उसी तरह से लोकसभा उपाध्यक्ष को भी हटाया जाता है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर आता है कि अगर बाय द वे लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है, लोकसभा अध्यक्ष है नहीं, लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो वो जो लोकसभा होता है उस लोकसभा सदन की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा वो है राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित कर सकता है ताकि सदन की कार्रवाई को संचालित कर सके। जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, जब लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं होता है, तब राष्ट्रपति ऐसा करता है, किसी भी व्यक्ति को जो है अध्यक्ष बना देता है। लोकसभा उपाध्यक्ष के शक्ति या कार्य क्या हैं, कौन कौन सा कार्य कर सकता है, क्या क्या उसके पास शक्तियां हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के पीठासीन न रहने पर वह लोकसभा अध्यक्ष की सभी शक्तियां उसे मिल जाएगी और वह सभी कार्य करेगा जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर लोकसभा अध्यक्ष मौके पर नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष के जो कार्य होते हैं, जो कार्य करता है या जो शक्ति होती है, वह सभी शक्तियाँ जो है लोकसभा अध्यक्ष को मिल जाएंगी। जैसे सदन की कार्यवाही का संचालन करना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, विधेयक की पहचान करना, निर्णायक मत देना, ये सभी शक्तियाँ जो हैं वो लोकसभा उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। जिस तरीके से क्या नाम है, सदन की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो उसके ना रहने पर उपाध्यक्ष सारा कार्य करेगा, सारी शक्ति भी उसको मिल जाएगी। वेतन और भत्ते की अगर बात करें, लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है वेतन भारत की संचित निधि से, उसी तरह से
लोकसभा उपाध्यक्ष को भी भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। इस संचित निधि का जो निर्धारण करता है वो संसद करता है कि कितना देना है कितना नहीं देना है। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाता है, जैसे कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है या उससे हटाने की जो प्रोसेस शुरू होती है लोकसभा में, उसी तरह से लोकसभा उपाध्यक्ष को भी हटाया जाता है। मतलब लोकसभा में संकल्प पारित करके, तो लोकसभा में जब संकल्प पारित किया जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, तो उस समय वह पीठासीन नहीं रहता है। उस समय वह लोकसभा अध्यक्ष पद जो उसे मिला है उससे संबंधित वो काम नहीं कर सकता है। हाँ, सामान्य सदस्य की तरह वह रह सकता है। और इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा हमारा कि यहाँ पर लोकसभा का जो उपसभापति होता है, या हम कह सकते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होता है, उसके निर्वाचन की तारीख कौन तय करता है? ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन की तारीख यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख जो तय करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख जो है वो राष्ट्रपति तय करता है।